dear students, a very warm welcome to all of you on my channel, the TLH. Let us start today's topic. In this video, we will deal the class 8th history, chapter number 2. The name of the chapter from is trade to territory, the company establishment powers. मतलब इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम सब क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी है और कंपनी के द्वारा जो उसकी पावर को इंडिया में स्टेबलाइज किया उसके बारे में हमको पढ़ना है। मैंने इस वीडियो को सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया है क्योंकि क्लास 8 की जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वैन इवेंट के बारे में दिया है, डेट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में दिया है, पीरियडाइजेशन और डिवीज़न ऑफ द हिस्ट्री कैसे किया गया है इसके बारे में दिया गया है। तो उस पर मैं मान सकता हूँ कि आप सब इतने मैच्योर हैं कि उसको अपने आप से भी कर सकते हैं। उसमें खास चैप्टर नहीं है जिस पे एक वीडियो बनाया जा सके। हाँ, ये है कि सेकंड चैप्टर से ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप इंडिया में एज ए रूलर अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, कैसे अपनी पावर्स को स्प्रेड करते हैं, कैसे इंडिया पर रूल करने की स्ट्रेटेजी वो बिलोंग करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे वो एक्वायर करते हैं टेरिटरीज को, ये इस चैप्टर से आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया की बेसिकली डिवाइड किया गया हिस्ट्री को 3 डिवीज़न में। एक एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मेडिवल हिस्ट्री है और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। अगर आप डेट की बात करते हैं तो अगर मैं कहूँगा 3300 BCE से लेकर 1650 तक आपके CE तक वो कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को बिलोंग किया जाता है। फिर 1650 से लेकर 1757 तक मेडिवल हिस्ट्री को बिलोंग किया जाता है और 1757 से टिल प्रेजेंट तक ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो अगर इसमें जो कंपनी एज ए स्टेबलाइज अपनी पावर को करती है, कैसे अपने पावर को स्प्रेड करती है, कैसे अपनी रूलिंग को बढ़ाती है, ये अगर हम लोग बारीकी से नज़र डालते हैं, अगर इसको अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं तो प्री मॉडर्न टाइम इरा, प्री मॉडर्न यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि एक कैसे लास्ट फेज ऑफ द मेडिवल, पोस्ट मेडिवल पीरियड, इसकी कहानी तब से स्टार्ट होती है। जैसा कि आपको पता है कि मेडिवल टाइम पीरियड में इंडिया में मुगल डायनेस्टीज का या मुगल एम्पायर का पूरी तरीके से कब्जा था, यानी पूरी तरीके से मुगल एम्पायर ने अपने आप को पूरी इंडिया पर एक पावर के रूप में स्टेबलाइज कर सका था और 200 साल तक उसने, अगर उसका टाइम पीरियड निकाला जाए 200 ईयर्स तक, 250 ईयर्स तक उसने अपनी पावर को कंटिन्यू रखा। उसके बाद एंट्री होती है ब्रिटिश और यूरोपियन पावर की। हालांकि अगर आप देखेंगे पहले लास्ट में देखा जाए तो ब्रिटिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डच आते हैं, पुर्तगीज सबसे पहले आते हैं। ठीक है, टाइम हायरार्की है, पुर्तगीज आए, डच आए, उसके बाद फिर आपके फ्रेंच आए और लास्ट में जाके ब्रिटिश आए। बट फाइनली अगर इंडिया की कॉलोनी अगर कोई बनाता है, इंडिया को अपनी कॉलोनी को स्टेबलाइज करता है तो वो ब्रिटिश एज ए पावर से। हालांकि कुछ और जगह पे जैसे आप पढ़ेंगे कि गोवा में पुर्तगीज एज ए स्टेबलाइज थे पावर और आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इंडिया गेट इन 1947 गेट इंडिपेंडेंस दे हैव फ्रीड द गोवा फ्रॉम पुर्तगीज पावर। बट इस सब चीज़ों को पहुंचने से पहले हम अपना बैकग्राउंड क्लियर करते हैं, ये क्योंकि ये चैप्टर ही है। देखिए, अगर इस चैप्टर की थीम समझेंगे, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार से साम्राज्य तक का जो सफर है यहाँ से कैसे स्टेबलाइज हुआ है, कैसे एक व्यापारी आया और ये बन गया अपना इम्परर, एक इम्परर बन गया। कैसे बन गया? द कंपनी स्टेबलाइजेस पावर, कंपनी ने अपने पावर को कैसे स्टेबलाइज किया, ठीक है। और इस पावर को स्टेब्लिशमेंट में धीरे धीरे कैसे चीजों को, द डेथ ऑफ औरंगजेब, डेथ ऑफ औरंगजेब से ही क्यों माना गया? क्योंकि देखा जाता है, हालांकि औरंगजेब के बाद बहुत से शासक आए, जैसे कि बहादुर शाह फर्स्ट आया, फिर जहांदार शाह आया, फिर आपके अगर देखा जाए तो मोहम्मद शाह जिसे बाद में सबसे लास्ट में आया, ठीक है। ऐसे और भी इसको लेटर मुगल्स के टाइम के पीरियड्स को कहा जाता है, इनके कई बार जो टाइम, मगर ये जितने लेटर मुगल यानी आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब जितने भी रूलर बने वो बहुत इनकैपेबल, इनकैपेसिएंट और कह सकते हैं कि एक मीडियोक्रेटिक इंटेलिजेंस के व्यक्ति थे। उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इतने बड़े एम्पायर को वो सस्टेन कर सके, उसको एकोमोडेट कर सके, उसको संभाल सके। इस वजह से ही देखा जाए 1707 में डेथ डेट है, ईयर है ये 1707, द डेथ ऑफ औरंगजेब। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं कि मुगल एम्परर था और इसके बाद कोई भी ऐसा कोई मुगल एम्परर नहीं हुआ या मुगल किंग नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी टेरिटरी को बिलोंग करता हो।
फॉर मैटर ऑफ फैक्ट ये भी बताना चाहता हूँ कि इसी के टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद से ये डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया। डिक्लाइन मतलब कैसे कैसे सिंक होता गया, और आप देखेंगे शाह आलम सेकंड के टाइम में सिर्फ दिल्ली के आसपास के कुछ किलोमीटर्स तक ही पूरी तरीके से मुगल एम्पायर एक कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, एक सीमित हो गया था। बट इसके पीछे का सफर, यहाँ तक पहुंचने में जो सफर हुआ उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एंशियंट और मेडिवल टाइम में जैसा आपको पता है कि रोमन एम्पायर और कहते हैं मेसोपोटामियन एम्पायर है, उन सब चीज़ों से सिविलाइजेशन के साथ हमारा ट्रेड पहले से ही चल रहा था। यानी कि वेस्ट के साथ हमारा ऐसा नहीं था कि हमने मॉडर्न टाइम में ही ट्रेड स्टार्ट किया था। हम उसके पहले मेडिवल और एंशियंट टाइम से भी हमारा ट्रेड जो है और देशों के साथ हो रहा था, हम वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड थे। बट जब मॉडर्न या प्री मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो ब्रिटिश आइलैंड, अगर मैप अगर आपको दिख रहा होगा तो मैप को मैंने ऐसे रेखांकित करने का प्रयास किया है, कि कैजुअली ड्रॉ करने का प्रयास किया है आपको एक विजुअलाइजेशन देने के लिए, सही से आप समझने के लिए, कि जब ब्रिटिश आइलैंड यानी कि अगर यूके आइलैंड जिसको आप ब्रिटिश भी कहा जाता है, वहाँ से ट्रेड पहले ऐसे ही, ये अटलांटिक ओशन है, ये पूरा ये अटलांटिक ओशन होते हुए ये इंडियन ओशन में आते थे, और इंडियन ओशन में होने के बाद पहले यहाँ पे एक गुड होप, कैप ऑफ गुड होप्स के नाम पर अफ्रीका के एक, जहाँ पे साउथ अफ्रीका का पिन पॉइंट है, जहाँ पे एकदम ड्रॉप करता है, वहाँ पर केप ऑफ गुड होप नाम का यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पर ये रुकते थे। उसके बाद यहाँ से कुछ जहाजें जो है ये कैंटोन की तरह चला जाता है। अगर आपको मैप में दिख रहा होगा कैंटोन, कैंटोन ये पुराना नाम है ये चाइना का, अब इसका नाम कुछ परिवर्तित हो गया, उसको मुझे नहीं पता है क्या नाम रखा गया है, बट ये कैंटोन ये चाइना की टेरिटरी है। चाइना के साथ भी व्यापार करता था ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज। और एक आपका ये ट्रेड रूट चला जाता था यहाँ पर, कहते हैं कह सकते हैं कालीकट, जिसको आप केरला के नाम पे जानते हैं, बॉम्बे के पोर्ट पर, मद्रास के पोर्ट पर, और एक कलकत्ता के पोर्ट पर। ये 4-5 पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे इंडिया के ट्रेड के लिए। जब यहाँ से ये पूरा सी लेन जो था यहाँ से कनेक्ट करते थे, इसमें कई यूरोपियन ट्रेडर आए, जैसा आपको पता होगा 1498 के आसपास पुर्तगीज आए, ठीक है, कालीकट में आया, और वास्को डी गामा पहली बार पहुंचा इंडिया। उसने काफ़ी देर यहाँ पे 2 साल करीब 5 साल के करीब रहा, उसके बाद वो यहाँ से व्यापार करने के बाद गए, और लास्ट में फिर अदर यूरोपियन पावर भी धीरे धीरे सी रूट के माध्यम से इंडिया तक पहुँचने लगे। वो अपना ट्रेड करते थे, यहाँ से सामान खरीद। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम एक समय ऐसा था कि हम एक्सपोर्टर थे। एक्सपोर्टर मतलब वी एक्सपोर्ट द गुड्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमसे ये देश के लोग जो फिनिश गुड हुआ करता था ये खरीद के लेके जाते थे, और इसको अपने कंट्रीज में, अपने कॉन्टिनेंट में इसको बेचकर काफ़ी प्रॉफिट कमाते थे। उसी में एक टर्म आया है मर्केंटाइल। मर्केंटाइल वर्ड जो है ये व्यापार से रिलेटेड माना जाता है, ट्रेड से रिलेटेड माना जाता है। ये एक प्रकार की ऐसा मतलब सिस्टम है, एक प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें एक व्यापारी, एक एंटरप्राइज चीज़ों को कम दाम पर परचेज करता है, उसको हाई प्राइस पर उसको सेल करता है। तो बीच में जो प्राइस का डिफरेंसेस होता है उसका प्रॉफिट होता है। क्योंकि वो आए ही क्यों, इंडिया ही क्यों आए, मगर इंडिया ही नहीं आए वो, सिर्फ अगर बात कहते हैं कि इंडिया, ये इंडोनेशिया आपको दिखेगा अगर आप सही से मैप को रीड करना जानते हैं, ये इंडोनेशिया आइलैंड। इसी प्रकार से यहाँ फिलीपींस वगैरह है, ठीक है, अदर कंट्रीज हैं। इधर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। दरअसल आप देखेंगे ज़्यादातर यूरोपियन पावर को, अगर आप ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत समझते हैं, ये टेम्परेट रीजन के जोन के कंट्रीज़ हैं। टेम्परेट रीजन जोन के कंट्रीज़ का मतलब जहाँ पर ठंडियों का मौसम ज़्यादा होता है, ठंडियाँ ज़्यादा पड़ती हैं इन कंपेरिजन टू हीट, यानी गर्मियों के अपेक्षा। तो और आपको पता है जो स्पाइसेस हैं, स्पाइस हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, अदर, ये सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन के प्लांट्स और पौधे हैं। ये सब उसी जगह पर क्रॉप है जो जहाँ पर ये सब उगते हैं ज़्यादातर, ये बहुत अच्छी मात्रा में। फॉर एग्जांपल स्पाइसेस की बात करता हूँ, मसाले की बात करता हूँ, ये सब इसी रीजन में ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही ईजिली वे में इनको कल्टिवेट किया जा सकता है। क्योंकि मसाले की बहुत डिमांड थी, खास करके कार्डमम और काली मिर्च, जिसे पेपर भी आप इंग्लिश में कहते हैं, ये इनका इस्तेमाल, चूँकि ये सब कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ टेम्परेट जोन के कंट्रीज़ थी, यहाँ पर इतना ज़्यादा कल्टीवेशन का प्रोसेस नहीं था, तो ये ज़्यादातर मीट का इस्तेमाल किया जाता था। और मीट को प्रिजर्व रखने के लिए, उनको बचा कर रखने के लिए, अगर उनको मसाले के साथ लपेट कर या मसाले के साथ उनको संरक्षित करके रखा जाता था, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व हो जाते थे, इनको काफ़ी लंबे समय तक वो एक बार में यूज़ कर सकते थे।
मसाले की डिमांड इस वजह से बहुत ज़्यादा, चाय की डिमांड से टी कहते हैं, हालांकि ये टी जो है चाइना से निकली हुई चीज़ है, चाइना से पहले सबसे पहले ये आई, उसके बाद फिर ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर गई। चाइना की जो टी थी और इंडिया के बीच जो बाद में टी का उत्पादन होने लगा, तो यहाँ से भी इसका भी एक्सपोर्ट बहुत मात्रा में किया जाता था। इसके अलावा रॉ मटेरियल यानी फिनिश गुड के रूप में अगर कहा जाए तो कॉटन, ठीक है, अगर फिनिश गुड के रूप में कहा जाए कॉटन, सिल्क, ये सब बहुत हाईली डिमांडेड चीजें थी, क्योंकि एक हाई ग्रेडेड क्वालिटीज के कॉटन के कपड़े, सूती के वस्त्र और सिल्क के, जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, इसकी बहुत डिमांड थी यूरोप में। और जब कोई व्यापारी यहाँ से इसको खरीदता था और इसको जाकर यूरोप में या अदर कहते हैं कंट्रीज में इसको बेचता था, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था। इस वजह से जो ईस्ट की तरफ लोगों का झुकाव हुआ, दरअसल इतना प्रॉफिट ओरिएंटेड था ये प्रोसेस, इतना ट्रेड, इतना ज़्यादा प्रॉफिट था कि काफ़ी कंट्रीज और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कहते हैं कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट होने लगी, और इस कंपनीज ने ईस्ट के साथ व्यापार करना स्टार्ट किया। उसमें से एक कंपनी बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ये ब्रिटेन की कंपनी थी, एक प्राइवेट ओरिएंटेड कंपनी थी, जिसको कुछ प्राइवेट व्यापारियों ने मिलकर ऑर्गेनाइज करके एसोसिएशन करके इसको बनाया था, कुछ बिजनेसमैन की तरह। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ईस्ट मतलब चिम, क्योंकि अगर आप मैप को देखेंगे तो जो ये यूरोप है, यूरोप के ईस्ट में ये सब कंट्री पड़ती है, हमारी इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, अदर कंट्री ये सब ईस्ट साइड में पड़ती है, इसलिए ईस्ट और इंडिया मतलब इंडिया के साथ कंपनी, और कंपनी मतलब जो उपक्रम है, जो कंपनी है, जो व्यवस्थाएं हैं जो उसके साथ व्यापार करेगी, तो इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। ये कंपनी कुछ प्राइवेट लोगों का एक एसोसिएशन था जो कि इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए जाना जाता था। इंडिया से वो एकमात्र व्यापार करते थे, और वो एक प्रकार से चार्टर्ड जिसे कहते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ चार्टर मतलब उस वक्त यहाँ की जो महारानी में जो यहाँ के रूलर हुआ करते थे, वो एक प्रकार से चार्टर मतलब एक एग्रीमेंट हुआ करता था। एग्रीमेंट मतलब कि मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप फला कंट्री या फला देश के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। उसमें एक टाइम पीरियड होता था, जैसे एक बार का जो चार्टर होता था लमसम 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए वैलिड माना जाता था। फिर उसके बाद वैलिड जब 20 ईयर खत्म होने लगते थे, फिर उसको रिन्यू कर दिया जाता था। तो एक बार तो यहाँ से ये पूरा रास्ता जो सी लेन है आप देख रहे होंगे, यहाँ से अब कैसे करते थे, ये यहाँ से आते थे यूरोपियन, खासकर ब्रिटिश की बात करता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अलग अलग पोर्ट्स पे जाते थे, जैसे मद्रास पोर्ट, बंगाल कहते हैं बॉम्बे पोर्ट, कालीकट पोर्ट और कोलकाता पोर्ट, इन पे जाते थे। यहाँ से जो फिनिश गुड हुआ करता था, कॉटन और सिल्क, मसाले, पेपर, ये जो भी चीज़ें थी उसको वहाँ से परचेज करते थे और इसको ले जाकर यूरोप में बेचते थे। इसके लिए ये गोल्ड, क्योंकि आपको पता होगा पहले के समय में गोल्ड और सिल्वर के थ्रू ही ट्रेड हुआ करता था। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप पहले गोल्ड देंगे, ऐसे जैसे मनी हम लोग इस्तेमाल करते हैं रुपया कागज का, पहले उसका इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, पहले गोल्ड के सिक्के, चांदी के सिक्के चला करते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन या अदर यूरोप की कंट्री जो गोल्ड या सिल्वर के सिक्के लाते थे और इसको यहाँ पर जाकर लोगों को, इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही यूं ही काल्पनिक बात नहीं हुआ करती थी, हमारा सचमुच में इतना वजूद था कि इतना सोना था इंडिया में, इतना ज़्यादा सिल्वर था। क्यों, कहाँ से आता था, ये यूरोपियन कंट्री जो ट्रेड करने के लिए हमारे सामान को खरीदते थे, इतना वो सोना चांदी अपने शिप में भर के ले आते थे। वो जाकर जब कोई चीज़ खरीदते थे वो सोना देते थे और उस चीज़ को खरीदते थे, चांदी देते थे, उस चीज़ को खरीदते थे, उसको ले जाकर यूरोप में फिर से दोबारा बेच देते थे और फिर उससे प्रॉफिट अर्न करते थे। तो इंडिया वास्तव में सोने की चिड़िया था, क्योंकि गोल्ड इतना ज़्यादा एक्यूमुलेटेड था, सरप्लस में चल रहा था। हम पूरे इंडिया के साथ सरप्लस में व्यापार करते हैं। सरप्लस का मतलब होता है कि हम जितनी चीज़ मंगाते हैं उससे ज़्यादा हम चीज़ें बेचते हैं, इसी को सरप्लस कहा जाए। और चीज़ें बेचोगे तो जाहिर सी बात पैसा कमाओगे, और चीज़ें खरीदोगे तो पैसा दोगे। यानी हम चीज़ें कम खरीदते थे और चीज़ें बेचते ज़्यादा थे, जिसके वजह से हम लोग को प्रॉफिट बहुत होता था। मगर आज की स्थिति नहीं है, आज इंडिया जो है नेगेटिव में जा रहा है, यानी हम चीज़ें ज़्यादा मंगाते हैं और बेचते कम है, यानी बाहर एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्रीज़ को कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पैसा ज़्यादा जाता है और हम निगेटिव में रहते हैं, हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं।
मगर पहले के टाइम जब बात कर रहे हैं, जिस वक्त ये बात हो रही है, उस वक्त इंडिया और एंशियंट टाइम से इंडिया बहुत ही सरप्लस में रहता था। इस वजह से इंडिया के पास इतना गोल्ड और इतना सिल्वर आता था इस माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया, ठीक है, गोल्ड स्पैरो या गोल्ड बर्ड भी कहा जाता, गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था इंडिया को। इतना आई होप आपको इतना समझ में आया। मर्केंटाइल का मतलब यही मैंने आपको बताया कि एक ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी होती है जिसमें कोई व्यक्ति या बिजनेसमैन चीज़ों को कम दाम पर परचेज करता है और हाई प्राइस पे उसको सेल कर देता है, और बीच में जो प्रॉफिट होता है उसको अर्न करता है। क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा इसलिए आपको बताना उचित समझता हूँ, आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट ओरिएंटेशन कंपनी थी जो कि ब्रिटेन में बनी हुई थी। ईस्ट के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कहते हैं ईस्ट में पड़ता था हमारा इंडिया उनके लोकेशन के हिसाब से, इसीलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। और इसने पहली जो अपनी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री मतलब एक ऐसा परिसर हुआ करता था, एक ऐसा कह सकते हैं कि वेयर हाउसेज हुआ करते थे। वेयर हाउसेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आसपास के जगह से खूब सामान एक बार में खरीद कर उसको डंप कर लिया, एक अपने स्टोर कर लिया, और धीरे धीरे फिर अपने शिप के माध्यम से उसको थोड़ी बार थोड़ा 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 करके उसको हम बाहर बेचते गए। तो जो 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 वेयर हाउसेज हुआ करता था उसी को फैक्ट्री भी कहा जाता था, और इनको फैक्टर्स भी कहा जाता है। आपकी बुक में दिया गया फैक्टर्स वर्ड दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड है। इसमें दिया गया फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। हुगली रिवर आपको पता है कहाँ पे? हुगली रिवर आपके कोलकाता के पास है, जो कि आपके बंगाल में पड़ता है। एक हुगली नाम की रिवर है, उसी के किनारे इन्होंने अपनी पहले यानी ब्रिटिश ने सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपने फैक्ट्री स्टेबलाइज की थी, और वो ईयर था 1651 आपकी बुक में दिया गया है। यानी सबसे पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री 1651 में स्टेबलाइज किया था। किस जगह पर? हुगली नदी के बैंक पर। एक वर्ड आया है फरमान। फरमान से तो आप लोग बहुत वाकिफ होंगे, बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, बहुत उर्दू का बहुत बेहतरीन वर्ड है। फरमान का मतलब होता है एक रॉयल ऑर्डर। पहले के लोग कहते थे ना, जो रॉयल लोग हुआ करते थे, जो नवाब वगैरह हुआ करते, जो एम्परर या किंग वगैरह हुआ करते थे, वो कहते थे मेरा फरमान है, आप इसको पूरा किया जाए। तो फरमान का मतलब होता है एक रॉयल ऑर्डर। रॉयल ऑर्डर फॉर व्हाट? रॉयल ऑर्डर फॉर गेट द परमिशन टू गिव द परमिशन फॉर देयर ट्रेड। यानी जब कोई व्यापारी इंडिया में ट्रेड करना चाहता था, तब वो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मुगल एम्परर थे, मुगल के कोई शासन चल रहा था, तो मुगल एम्परर के दरबार में जाकर इसको एक फरमान लेना पड़ता है। एक कागज एक टुकड़ा हुआ करता था, इसे एग्रीमेंट लिया था, इसमें साइन वगैरह रहता था कि हाँ मैंने आदेश दे दिया है, मुगल एम्परर के द्वारा आदेश मिल गया है कि मैं फला आदमी या फला कंपनी से इंडिया में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं। और जो भी, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जब व्यापार किया जाता है, जब ये फरमान लिया जाता है, उसके एवज में कुछ टैक्स दिया जाता था। किसको? मुगल एम्परर। मुगल एम्परर के जो ट्रेजरी हुआ करती थी, जो खजाना हुआ करता था, उसमें उस कंपनी, जो कंपनी ये फरमान लेती थी या उसको जिसको फरमान चाहिए होता था, कुछ टैक्स एज ए टैक्स यानी कर के रूप में कुछ पैसा जो है वो मुगल एम्परर के खजाने या ट्रेजरी में जमा करता था। तो फरमान का मतलब आप समझ गए हैं, एक रॉयल परमिशन हुआ करती थी, रॉयल ऑर्डर हुआ करता था, जिसमें ये लिखा रहता था कि ये कंपनी, ये व्यक्ति इंडिया में एज ए व्यापार कर सकता है, स्वतंत्र है, कोई इसको दिक्कत नहीं, बट उसके एवज में उसे कुछ टैक्स भी जमा करना पड़ता, रेवेन्यू देना पड़ता था। आई थिंक आपका इसका ये पॉइंट क्लियर है, यानी कि मर्केंटाइल मतलब आपका क्लियर है। मैंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी लिख दिया है कि बंगाल में सबसे पहले उनका ट्रेड स्टार्ट हुआ, उसमें हुगली नदी के किनारे बैंक पर 1651 में उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री इंडिया में स्टेबलाइज की थी। और फरमान का मतलब आपको मैंने क्लियर कर दिया। आई होप ये बातें क्लियर हुई। अब जब चीजें धीरे धीरे होने लगी तो इनको व्यापार में बहुत ह्यूज प्रॉफिट हो रहा था। किसको? यूरोपियंस को, और खास करके ब्रिटिश को। बहुत सी आप आगे पढ़ेंगे कैसे कार्नाटिक वॉर हुआ। कार्नाटिक एक प्रांत हुआ करता है, एक प्रांत इस वक्त वर्तमान में आप तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। उस वक्त एक छोटा सा रीजन हुआ करता था उसी तमिलनाडु में, जिसको आप कार्नेटिक के नाम से जाना जाता था। वहीं पर कार्नेटिक में आपने देखा होगा, अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं तो आपने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड एंग्लो कार्नेटिक,
वॉर, फर्स्ट एंग्लो सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर। क्यों ये कार्नेटिक वॉर कहाँ किसके बीच में हुआ था? ये फ्रेंच पावर और ब्रिटिश पावर के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, अपना उपनिवेश बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से दोनों की यूरोपियन पावर के बीच में एक राइवलिटी क्रिएट हो गई थी, और इस राइवलिटी को में कई बार युद्ध भी लड़ना पड़ा, वॉर भी हुई। उसी में आप कार्नेटिक वॉर में फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्नेटिक वॉर के रूप में आप इसको जानते हैं। जस्ट फॉरगेट इट, क्योंकि इसको हम लोग आगे के चैप्टर में डील करेंगे। ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। सेकंड, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड चीजें हैं, क्योंकि देखिए ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको पता चलेगा कि डीलिंग कैसे की, कैसे एज ए, जैसे इस चैप्टर की थीम ही है कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक का सफर जो है कैसे तय किया गया। व्यापार से साम्राज्य तक का सफर तय करने में अंग्रेजों ने बहुत पॉलिसीज का सहारा लिया। उस पॉलिसीज को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मगर अभी थोड़ा सा फोकस मैं करूंगा आप सबको। देखिए ये इंडिया का मैप मैंने बनाने का प्रयास किया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर हो। देखिए ये जो रीजन है इंडिया का, जो ये रीजन मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट या इसको आउटलाइन करना चाहूँगा। ये जो रीजन है, अगर देखें इसको थोड़ा सा और नीचे लाया जाए, ये जो रीजन है ये बंगाल का रीजन आता है, जिसे आप पहले के समय, अब इस वक्त वेस्ट बंगाल और फिर उस वक्त बांग्लादेश भी हमारा पार्ट था, ये बंगाल रीजन था, ठीक है। ईस्ट बंगाल ये जब मुगल एम्पर यानी मुगल चीज़ें चल रही थी मेडिवल टाइम के पीरियड में, तो जो मुगल राजा हुआ करते थे, जो मुगल एम्पर हुआ करते थे, वो किसी भी राज्य या किसी भी प्रोविंस को जब वो जीतते थे, अपने अंदर एक्वायर करते थे, वहां पर एक गवर्नर अपॉइंट करते थे। किसको अपॉइंट करते थे? आई थिंक गवर्नर अपॉइंट करते थे। वो गवर्नर जो हुआ करते थे, यानी कि जो भी कोई प्रोविंस मुगल एम्पायर, वो अपना एक व्यक्ति जिसको गवर्नर, आज के समय भी हम लोग गवर्नर वर्ड पढ़ते हैं, और एक पोस्ट हुआ करती है गवर्नर अपॉइंट करते थे। और जैसे कि अवध प्रांत, जो अवध का रीजन है, इस रीजन में यूपी का काफी बड़ा पार्ट आ जाता है, यूपी ईस्ट का, ठीक है। उसी प्रकार से ये हैदराबाद वाला ले लीजिए आप, इधर जूनागढ़ ले लीजिए, ऐसे ही बहुत से रीजन हुआ करते थे जहाँ पर, क्योंकि पूरा मुगल एम्पायर, पूरा इंडिया मुगल एम्पायर के अंडर में कंट्रोल चल रहा था, वहाँ पे वो रूल कर रहे थे। तो ये अपने यहाँ पर चीज़ों को, सही चीज़ों को चलाने के लिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को चलाने के लिए वहाँ पर गवर्नर एज ए अपॉइंट करते थे, यानी कि उस प्रोविंस का, उस रीजन का, उस किंगडम का सबसे पावरफुल या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करता था, जो डायरेक्ट डील करता था किससे? मुगल एम्परर की कोर्ट में डील करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली था, यहाँ पर आपका मुगल एम्परर बैठता था, ठीक है। और ये अलग अलग प्रोविंस में अपने व्यक्तियों को, अपने लोगों को ये एज ए गवर्नर नियुक्त किया करता था। और जो भी यहाँ से रेवेन्यू, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रन करते थे, जो भी जैसे पैसे वगैरह आते थे, उसमें काफ़ी जो रेवेन्यू जो जनरेट हुआ करता था, जो कलेक्ट किया जाता था, वो मुगल एम्परर के ट्रेजरीज में जमा कर दिया जाता था। और कुछ पार्ट जो है वहाँ की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, वहाँ के जो कर्मचारी हुआ करते थे, जो व्यवस्था होती उनको सैलरी देने के लिए, वहाँ के सिस्टम को रन करने के लिए, प्लस कुछ थोड़ा बहुत जो है वहाँ के गवर्नर को अपने खर्चे के लिए दे दिया जाता था। यानी कि ये सब अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे और इसको मुगल एम्परर के टेरिटरीज में, यानी उनके, क्योंकि उनके बिहाफ पर ये रूल कर रहे थे। बिहाफ मतलब उनकी तरफ से रूल कर रहे थे, उनके एक प्रकार से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसको? मुगल एम्परर को। ये सब गवर्नर कहलाते थे। उसमें एक व्यक्ति हुआ करता था जो कि मुगल एम्परर ने, या मुगल एम्परर ने उनको अपॉइंट किया था बंगाल का गवर्नर, उनका मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ये गवर्नर अपॉइंट किए गए थे बंगाल के बाय द मुगल एम्परर। मुर्शीद कुली खां के बाद
उनका जो सक्सेसर आया उसके बाद उसका नाम था एलवर्दी खां। एलवर्दी खां। मुर्शीद कुली खां के बाद जब एलवर्दी खां आए तो इन्होंने देखा कि धीरे धीरे, जबकि मैंने आपको बताया कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो भी ये सब शासक आए, लेटर मुगल इन्हें कहा जाता है, जब बहादुर शाह फर्स्ट आए, ठीक है, और फरुखशियर आया, ठीक है, और भी जो मोहम्मद शाह आए, ये सब जितने आए थे ये सब बहुत ही इनकैपेसिएंट, अनवाइज्ड, अनइंटेलिजेंट, मीडियोक्रेटिक और अनकैपेबल व्यक्ति थे, जो कि इतने बड़े एम्पायर को सस्टेन नहीं कर पाए। धीरे धीरे वो पावर वीक होती गई। और आप पढ़ें, अगर मेडिवल हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि औरंगजेब के मरने के बाद इनके पुत्रों में काफ़ी ज़्यादा गद्दी को लेकर, थ्रोन को लेकर, साम्राज्य को लेकर काफ़ी वॉर हुई, जिसमें कुछ लोग जीते, उसके बाद में फिर उनको हटाकर कुछ लोग बन गए, उसके बाद फिर किंग मेकर जैसी व्यवस्थाएं होने लगी, पूरा पूरा सिस्टम बैंकरप्ट, यानी कि बैंकरप्सी के तौर पे हो गया था, और इस वजह से पूरी सिस्टम को इन्होंने कोलैप्स कर दिया था। और जब मुर्शीद कुली खां के बाद जब एलवर्दी खां बना बंगाल का नवाब, उसका सक्सेसर बना, गवर्नर बना, तो धीरे धीरे देखा कि जो मुगल एम्परर है वो पूरी तरीके से वीक हो चुके हैं। तो आप एक सिस्टम देखेंगे कि जब कोई एम्परर या कोई किंग जब वीक होता था तो जो उसके सब्सिडरीज हुआ करते थे, जो उसके प्रोविंस हुआ करते थे, अगर उसमें से कोई पावरफुल, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया जाता था। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे कि पहले जो भी सिक्के वगैरह, पहले आपको पता होगा कि पहले के टाइम में जब कोई रूलर अपने यहाँ पे साम्राज्य या राज्य करता था या अपने रूल को चलाता था, तो अपने नाम के, अपने चीज़ों को, सिक्के वगैरह वो स्टैम्प करा के चलवाता था। उसी से उसको ये पता चलता था कि हाँ, कि ये व्यक्ति विशेष है, यहाँ पर रूल कर रहा है, उसका राज्य है। मगर जब मुगल एम्परर कमज़ोर होने लगा, वीक होने लगा मुगल एम्पायर, चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई, तो ये छोटे छोटे जो पावरफुल प्रोविंस, ये बहुत पावरफुल प्रोविंस, बड़े प्रोविंस हुआ करते थे, शक्तिशाली प्रोविंस हुआ करते थे, और जब यहाँ का व्यक्ति, जब यहाँ पे कोई किसी को गवर्नर अपॉइंट करता, वो व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता था। क्योंकि इतने, फॉर एग्जाम्पल यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो अभी और सब चीफ मिनिस्टर से अलग है। क्यों? क्योंकि यूपी जो है पूरी इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस और मोस्ट, कह सकते हैं कि एक बड़ा राज्य है, उसका चीफ मिनिस्टर एक पावरफुल व्यक्ति में होगा। तो अगर कहा जाए तो ये यहाँ इस बंगाल का जो कहते हैं गवर्नर हुआ करते थे उस वक्त जब एलवर्दी का, तो उन्होंने देखा कि अब ये चीज़ें जो हैं हमको रेवेन्यू देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू जो एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जो कर लिया जाता था, उसका मैंने आपको बताया था काफ़ी पार्ट जो है वो मुगल टेरिटरी को, कहते हैं, ट्रेजरी में जमा करा दिया जाता था। मगर जब देखा गया कि मुगल एम्पायर पूरी तरीके से वीक हो गया है, इनइफेक्टिव हो गया है, इनएफिशिएंट हो गया है, तो इन्होंने स्वयं को, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसमें से आप देखेंगे अवध और बंगाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करता था। अगर आप देखेंगे सक्सेसर स्टेट्स में, जिसे इसे मुगल सक्सेसर स्टेट्स भी कहा जाता था। तो एलवर्दी खान ने इसको, अपने आप को घोषित कर दिया। इवन मतलब मुर्शीद कुली खां से ही चीज़ें बन गई थी, वो भी इसी धर्रे चल दिए थे। मगर एलवर्दी खां तक आते आते पूरी तरीके से बंगाल को अब इन्हीं कहते हैं डायनेस्टीज में इसको रन करना, इसको कंट्रोल करना, यानी मुगल एम्परर का अब इस पर कोई भी कंट्रोल और कोई भी डोमिनेंस नहीं रह गया था। उसके बाद एलवर्दी खां के बाद एक सिराजुद्दौला, दौला नाम का एक व्यक्ति आता है, जो कि मुगल का, यानी कि वो बंगाल का नवाब बनता है। और ये एक प्रकार से एक मुगल बंगाल, यानी कि एक प्रकार से मुगल से इंडिपेंडेंट एक प्रकार का नवाब था ये। और मुगल जब पूरी तरीके से यहाँ से अपना फोर्स हटा चुके थे, यानी कि उस पर पूरा कोई डोमिनेंस नहीं था, तो यहाँ का सिराजुद्दौला जब कहते हैं नवाब बना, आई थिंक बंगाल में जब एलवर्दी खां की डेथ 1756 में हुई, और 1756 के बाद 1756 में वो बन गया, कहते हैं, सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बन गया। और 1756 नवाब बनने के बाद देखा कि जो बंगाल में, चूंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन था, प्रोविंस था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज स्टेबलाइज किए थे, खास करके फ्रेंच ने भी स्टेबलाइज किया था, ब्रिटिश ने भी स्टेबलाइज किया था। हालांकि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हटाकर वहाँ से फैक्ट्रीज को रिमूव करा दिया था। कुल मिला के ब्रिटिश ही यहाँ के मेन खिलाड़ी बन गए थे, मेन प्लेयर थे। अब जब इन्होंने अपने आप को फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया, फोर्टिफाई का मतलब होता है अपने आप को और शक्तिशाली करना,
जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री बनाते थे उसको चारों तरफ से उसको किले का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, किले बनाने स्टार्ट कर दिए, उसी के अंदर सारा अपना फैक्ट्री, उसमें जो उनके वर्कर, उसमें जो ऑफिसर, सबके रेजिडेंस वगैरह सब उसी में रहते थे। एक प्रकार से किले का निर्माण, फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया। ये बात जब पता चली सिराजुद्दौला को, यंग व्यक्ति था, नया नया बना था नवाब, उसको इतना ज़्यादा समझ भी नहीं थी और कैसे डील किया जाता है इन लोगों से ये भी नहीं पता था। उसने ऑर्डर किया, कहा कि, और उसे और भी कुछ कमियां नज़र आई थी, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया था, किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि इनको लग रहा था कि अगर किलेबंदी हो, जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति आपके घर के और साम्राज्य के बीच में किलेबंदी करेगा तो कल को हो सकता है कि आपके ऊपर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी करे, आपके ऊपर आक्रमण भी कर सकता है, आपकी पावर को कर्टेल भी कर सकता है, नो डाउट, ये स्वाभाविक सी चीज़ है। उसके साथ साथ जो फरमान नाम का हम लोगों ने अभी पढ़ा था, रॉयल ऑर्डर, जो कि मिला हुआ था इनको व्यापार करने के लिए मुगल एम्परर के द्वारा, उसका दुरुपयोग भी कर रहे थे, उसका मिसयूज कर रहे थे। मिसयूज ऐसे कर रहे थे कि कुछ टैक्स आपको जमा करके आपको ट्रेड करना था, मगर इसका मिसयूज ऐसा कर रहे थे, ये कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, फ्री कॉस्ट पे, फ्री बिना किसी टैक्स देकर भी आप उस जगह पर आप ट्रेड कर सकते थे। इसका मतलब खूब प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। और जो मुगल जो जो ट्रेजरी हुआ करती थी, जो जो रॉयल ट्रेजरी हुआ करती थी, उसको नुकसान हुआ कर रहा था क्योंकि उसमें टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहे थे, सारा प्रॉफिट जो है ब्रिटिश अपने पास लेके चले जाए। कुछ ऐसा भी ये भी सुनने में आया था कि काफ़ी चीज़ें जो हैं ये अगेंस्ट द मुगल, कहते हैं नवाब के खिलाफ भी कर रहे हैं, सॉरी सिराजुद्दौला नवाब के खिलाफ कर रहे थे कि इनकी पावर्स को कर्टेल कर रहे थे, इनके काफ़ी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई और उन्होंने कंपनी के ऑफिशियल्स को बुलाकर ये कहा कि आप ये सब एक्टिविटीज़ बंद करिए, आपको प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार करेंगे तो आपको उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, तभी आप व्यापार कर सकते हैं। ये सब कुछ बातें फोर्टिफिकेशन के लिए मना किया कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपना व्यापार करिए और व्यापार करके यहाँ से जाइए, आपको किसी प्रकार की फोर्टिफिकेशन करने की कोई इजाज़त नहीं। मगर उसके ऑर्डर का, यानी नवाब के ऑर्डर का अंग्रेजों ने कोई विशेष, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही लाइटली लिया, बहुत ही उसको सीरियस वे में नहीं लिया और इन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन जारी रखा। और जब बात ये पता चली कि नवाब यानी सिराजुद्दौला को पता चली कि मेरे आदेश के बाद भी अंग्रेजों ने वहाँ पर किलेबंदी नहीं रोकी है, वो अपना किले का निर्माण कर रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब करप्शन वगैरह का प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये बात उनको बहुत बुरी लगी सिराजुद्दौला की। और उन्होंने कासिम बाजार नामक जगह पर, जैसे आप पढ़ेंगे उसमें कुछ जगह की इन्होंने दीवानी भी छोटे छोटे, जैसे का एक कलकत्ता जिसको कालीबंग नाम से या किसी और नाम से, इस तरह के नाम से जाना जाता था, उस गांव की तरह था वो, वहाँ पर दीवानी करने का भी जो प्रोसेस था, राइट था, इन्होंने वसूल लिया था, इन्होंने प्राप्त कर लिया था मुगल एम्परर के द्वारा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, इस वजह से इनको बहुत गुस्सा आई और इन्होंने उनके ऊपर अपने कुछ सैनिकों के साथ आक्रमण किया और वहाँ से इनको मार के भगाया, उनको हटाया वहाँ से, और ये चले गए अपना वहाँ से, अंग्रेज अपनी जान बचाकर किसी बे ऑफ बंगाल, ये क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल रीजन अलग लगता है, आपको पता होगा, यहाँ पर जाकर कहीं किसी टापू, किसी आइलैंड पे जाकर इन्होंने शरण लिया कुछ समय के लिए और फिर उन्होंने उसी समय डिसाइड किया, एट दैट टाइम दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल डिथ्रोन द सिराजुद्दौला, यानी कि हम डिथ्रोन कर देंगे उसको, यहाँ से भगा देंगे, इसके पूरी तरीके से इसका साम्राज्य को ख़त्म कर देंगे। तभी से उन्होंने पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी और इस कॉन्स्पायरेसी में सबसे बड़ा जो लीडर बना इनका, किसका, ब्रिटिश का लीडर बना, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जब इनको भगाया गया वहां से नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा, तब इनके मन में एक बात ये आ गई थी कि किसी तरीके से इस व्यक्ति को यहाँ से हटाना है गद्दी से, और इन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर दिया, यानी षड्यंत्र रखना स्टार्ट कर दिया। इसमें इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि पहले उन्होंने जो कहते हैं नवाब के जो दरबार के अंदर जो वीक पॉइंट हुआ करते थे, वीक पॉइंट मतलब जो करप्ट लोग हुआ करते थे, जो एम्बिशियस लोग हुआ करते थे, उनके बारे में पता करना स्टार्ट किया। और इस वक्त सिराजुद्दौला का जो कमांडर हुआ करता था, जो उनका आर्मी का कमांडर हुआ करता था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ये बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था, इसको नवाब बनने की बहुत इच्छा थी कि वो किसी तरीके से बंगाल का नवाब बनना चाहता था, मगर उसके पास पावर नहीं थी, उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। ये बात जब कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि मीर जाफर जो है वो एम्बिशियस है, नवाब बनने की इच्छा रखता है, तो
रॉबर्ट क्लाइव ने उसके सामने एक ऑफर रखा कि आप सिराजुद्दौला के खिलाफ हमारी मदद करिए और आपको हम सिराजुद्दौला को हटाने के बाद आपको हम एज ए नवाब अपॉइंट कर देंगे। ये बात इनको बहुत अच्छी लगी, मगर ये समझ नहीं पाए। बाद में इनको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, वो आगे हम देखेंगे। मीर जाफर ने तुरंत कहा यस सर, बनना है। उसके बाद एक नंद कुमार नाम का व्यक्ति हुआ करता था बंगाल में उस वक्त, नंद कुमार। ये बहुत बड़ा बैंकर हुआ करता था उस टाइम का, एक प्रकार से कह सकते हैं एक अमीर व्यक्ति हुआ करता था जो पैसों को काफी कर्ज दिया करता था। एक इन्फ्लुएंशियल आदमी था, मतलब एक प्रभावशाली व्यक्ति था किस वक्त, बंगाल का। इसको भी इन्होंने अपनी तरफ मिलाया और कहा कि मैं आपको काफी ह्यूज प्रॉफिट दूंगा। कुछ बात के पैसे का लालच दिया, कुछ और चीज का लालच दिया और इसको भी अपने तरीके एक्वायर। इसी प्रकार से कुछ और लोगों को भी एक्वायर किया इसने, मगर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे रॉबर्ट क्लाइव को सिराजुद्दौला को हराने में। उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा एक ब्लैक होल की एक ट्रेजेडी होती है जिसमें से काफ़ी ब्रिटिश मारे जाते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला को कहा जाता है, हालांकि वो एक रूमर के तौर पे ही था, फैलाया गया था, उसकी कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं कि सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट पर आक्रमण किया था तो उसमें से कुछ यूरोपियंस को पकड़कर धूप में एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। बहुत ही छोटे से जगह पे काफ़ी लोगों को मार बंद कर दिया, जिसमें से 14 से 15 लोगों को या 30 लोगों को बताया जाता है यूरोपियंस की डेथ हो गई थी सफोकेशन के कारण, यानी कि दम घुटने से मौत हो गई। इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। उसी के बाद से ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होती है, वॉर होती है, बैटल होती है। उसी को हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम पे जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। सबसे पहले ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में अगर कोई बैटल लड़ी गई, एक प्रकार से कह देते हैं ये फाउंडर, स्टोन फाउंडर था ये बैटल कंपनीज के एक कह सकते हैं रूल को स्टेबलाइज करने में सबसे पहली लड़ाई थी जो ब्रिटिश ने किसी इंडियन नवाब के खिलाफ लड़ी थी, जिसको आप बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। ये है 23 जून 1757 में। प्लासी एक जगह है जो बंगाल में पड़ती है। इसका नाम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पलास के फूल उगते हुए, उस फील्ड में जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी वहाँ पर पलास के फूल बहुत ज़्यादा उगते हैं, इसलिए उसका नाम, क्योंकि अंग्रेज पलास बोल नहीं पाते थे तो उन्होंने प्लासी प्लासी कहना स्टार्ट किया और इसका नाम हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। इसकी डेट है 23 जून 1757। इस बैटल में सिराजुद्दौला की सेना थी, यानी एक तरफ सिराजुद्दौला जी थे और दूसरी तरफ लीड कर रहा था ब्रिटिश सैनिक को रॉबर्ट क्लाइव। और जैसा आपको पता है कि जब कमांडर ही आपका धोखेबाज निकल जाए तो आप आधी लड़ाई तो वहीं हार जाएंगे। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि आप अपनी सेनाओं को लेकर या आप अपने आदमियों को लेकर उस बैटल से दूर रहेंगे और सिराजुद्दौला को हम लोग अकेले ही लड़ेंगे। और वही हुआ भी। सिराजुद्दौला के कुछ ही सैनिक जो हैं, जो उसके जो काफ़ी जो लॉयल सैनिक हुआ करते तो उन्हीं के साथ उसने लड़ाई युद्ध और फाइनली बेचारा वो डिफीट कर गया और उसकी डेथ, उसकी हत्या कर दी गई इसमें। और रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीतता है और इस बैटल को जीतने के बाद उसने मीर जाफर को एज ए नवाब बना देता है और उसको वहाँ पर नवाब की गद्दी पर बैठा देता है। और जब मीर जाफर नवाब बनता है तो उसको फिर पहले तो शुरुआत में पता नहीं चलता कि मैंने किस उखली में अपना सर दे रखा है। और जब उसने नवाब बना तो इसको इतना ज़्यादा दिक्कत हुई कि इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ गया ब्रिटिश ऑफिसर्स को, करप्शन और गिफ्ट के रूप में, एक कह सकते हैं ब्राइब के रूप में, रिश्वत के रूप में। हर दिन आए दिन इतना ट्रेजेडी में इतना पैसा देना पड़ रहा था ब्रिटिश ऑफिसर को कि इनका रेवेन्यू का खजाना खत्म हो गया। यानी कि इनका जो ट्रेजेडी थी वो पूरी तरीके से, रॉयल ट्रेजेडी पूरी तरीके से इम्पटी हो गई। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश जो व्यापार करते थे उसके लिए कोई टैक्स नहीं देते थे। ऊपर से जो चीज़ें मिलती थी इनको, जो इनके किसी तरीके से जो टैक्स कलेक्ट भी हुआ करते थे, वो सारा टैक्स जो है इनके गिफ्ट में ही चला जाता था। और आपको एक चीज़ हैरानी होगी, जब इन्होंने कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव या इनकी सेनाओं ने जब प्लासी का युद्ध जीता, उसके बाद जो ज़्यादातर फिनिश गुड हुआ करता था जैसे कि कॉटन और सिल्क और अदर जो मसाले हुआ करते थे, जो भी अदर चीज़ें हुआ करती थी, जो भी चीज़ खरीदी थी, उसका सब कुछ इन्होंने राइट ले लिया। यानी कि अगर इसे कह सकते हैं कि कोई दुकानदार है व्यक्ति है, तो मैं जाके बोलूँ कि देखिए आपको किसी और को नहीं बेचना है, आपको सिर्फ मुझे बेचना है और मैं भी एक फिक्स प्राइस कर दूँ कि इतने प्राइस पे आपको बेचना है।
आप किसी और व्यापारी को बेच नहीं सकते। तो जब और कोई व्यापारी जब बेचेगा नहीं, खरीदेगा नहीं सामान, तो वो आपको टैक्स क्यों देगा? क्योंकि वो बिजनेस तभी करेगा ना, उसका प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट तभी होगा जब उसको सस्ते दाम पर माल मिलेंगे और वो जाके प्राइस बेचेगा ज़्यादा दाम पे, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। उसी प्रॉफिट में आपको टैक्स देगा, वो अपने लिए भी कमाएगा। मगर ये जो सिस्टम ब्रिटिश ने, एक तो ये खुद तो टैक्स देते नहीं थे व्यापार के लिए, फ्री टैक्स इनको मिल रहा था, फ्री फ्री ट्रेड का कहते हैं एग्रीमेंट, जिसे अब हम लोग कहते हैं FTA। ऊपर से इन्होंने ये भी कह दिया था कि ज़्यादातर व्यापारियों को कि सारा माल हमको ही बेचो, तुम किसी और को मत दे बेचो, और उसके लिए दाम भी थोड़े बहुत फिक्स कर दिए थे, कितने ही दाम पर मैं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो मीर जाफर जो बंगाल का नवाब था, उनका पपेट बन चुका था। देखिए पपेट वर्ड भी आया हुआ है। पपेट मतलब होता है एक प्रकार से, अगर बहुत लेमैन टर्म में बात करता हूँ तो एक कह सकते हैं कि कठपुतली टाइप का। कठपुतली मतलब जिसके सारे स्ट्रिंग मतलब सारे धागे आपके आपके हाथों में, आप उसके हाथ उठाने के कहेंगे वो हाथ उठाएगा, सर हिलाने के लिए कहेंगे सर हिलाएगा। मतलब कुल मिला के पपेट का मतलब है कि जो आपके इशारों पर चलने वाला व्यक्ति। तो चूंकि नवाब बनाया भी ब्रिटिश नहीं था मीर जाफर को, तो वो उसके खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकता था। मीर जाफर को बाद में रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नवाब सिर्फ नाम का ही रह गया था, वो वास्तव में नवाब तो था नहीं। क्योंकि नवाब क्या होता है? नवाब का मतलब होता है जो फ्री हो, जो अपने मन से इच्छा से काम करे, जो अपने डिसीजन खुद ले, उसको किसी की तरफ रिलाय ना होना पड़े कि हम भैया ये डिसीजन ले कि ना ले। इस प्रकार की चीज़ों को बाद फिर मीर जाफर इतना परेशान हुआ, फिर उसने परेशान होकर अपनी जो थ्रोन था, अपनी गद्दी थी, वो अपने भतीजे मीर कासिम को दे दिया। मीर कासिम को दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया कि मीर कासिम भैया आप तुम संभालिए, और हमारे बस की बात नहीं, इन्होंने हमको बहुत परेशान कर रखा है। मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो थोड़ा सा वो होशियार व्यक्ति था। उसने भी, उसके साथ भी वही प्रॉब्लम कि आए दिन ये कटोरा लेके पहुंच जाते थे। कटोरा लेकर कौन? ब्रिटिश वगैरह, रॉबर्ट क्लाइव के जो चमचे वगैरह, और खुद रॉबर्ट क्लाइव में कहा जाता है कि इतना पैसा इसने कमाया था कि कह सकते हैं कि बहुत ह्यूज मनी कमाया था। बंगाल ब्रिटेन में जाकर वो इतनी रॉयल्टी के साथ जीवन, जो आज उनके दादा परदादा यानी कि उनकी जो पुश्ते हैं आज भी उसी रॉयल्टी के साथ जी रहे हैं, कह रहे हैं। इतना पैसा इन्होंने अर्न किया था यहाँ से। तो मीर कासिम को भी यही सामना करना पड़ा, इसी प्रॉब्लम का। आए दिन ये पहुँच जाते थे, गिफ्ट दीजिए हमें, प्राइज़ दीजिए हमें, ये दीजिए। इनसे बचने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा एक समझदार व्यक्ति था, मीर जाफर से थोड़ा ज़्यादा समझदार था, बहुत समझदार तो नहीं कहूँगा। इसने मुर्शिदाबाद एक जगह है जो कि बंगाल में पड़ती है, इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया बिहार का एक मुंगेर नाम की डिस्ट्रिक्ट है, यानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों ट्रांसफ़र कर दिया? क्योंकि ये थोड़ा चाहते थे कि बंगाल से मैं थोड़ा दूर रहूँगा इन ब्रिटिशर से, तो मैं कुछ अपने मन की कुछ कर सकता हूँ, कुछ अपनी एक्टिविटी कर सकता हूँ, कुछ नवाबों जैसी लाइफ स्टाइल जी सकता हूँ, क्योंकि इनका तो मैं नवाब नाम मात्र का हूँ, मैं इनका सर्वेंट हूँ। तो जब इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ट्रांसफ़र किया तो थोड़ा सा अंग्रेजों के कान खड़े हुए कि ये व्यक्ति क्यों कर रहा है, मगर तब भी उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा कर लो, कोई बात नहीं। मुंगेर में जाने के बाद इसने एक आर्टिलरीज की कुछ फैक्ट्रीज, बम बनाने या गोला बनाने की एक फैक्ट्री स्टेबलाइज करने का प्रयास किया। अपनी पर्सनल आर्मी को स्ट्रेंथ करने के लिए उसको मॉडर्नाइज करना स्टार्ट करने का प्रयास किया। इसने अपना नया रिक्रूटमेंट, अपनी आर्मी की नंबर्स बढ़ाने के लिए, उसको कैपेबिलिटी करने के लिए, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए इसने कुछ नए रिक्रूटमेंट स्टार्ट किए। और जब ये बात पता चली ब्रिटिशर्स को कि यार भैया ये तो मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये व्यक्ति जो है अपने आप को एम्पावर कर रहा है, और अगर ये एम्पायर हो गया, कल को पता चला कि हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जो कि वो करता वो भी। उसके दिमाग में ये था कि मैं अपने आप को एम्पावर कर लेता, अपने आप को मॉडर्नाइज कर लेता, फिर उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगा कर इनको अपने आप पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट नवाब की पूरी चीज़ें अपना स्टेबलाइज करता। जब अंग्रेजों को ये चीज़ पता चली ब्रिटिशर्स को कि यार ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तब इन्होंने मीर कासिम को वहाँ से डिथ्रोन कर दिया, मतलब वहाँ से उसको नवाब के पद से हटा दिया। क्योंकि आपको पता है कि नवाब बनाने का पूरा पावर इनके पास था, क्योंकि ये बहुत ही मेजर पावरफुल व्यक्ति बन गए थे, एक एसोसिएशन बन गई थी। इन्होंने मीर कासिम को हटाकर दोबारा फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। और नवाब जब बना दिया तब मीर कासिम को इस बात का बहुत बुरा लगा। इसने कहा कि मैं इसकी कहते हैं भरपाई करूँगा और मैं इसका एक प्रकार से बदला लूँगा, ठीक है। तो रिवेंज लेने के चक्कर में मीर कासिम ने अपना अलायंस बनाना स्टार्ट किया। अलायंस मतलब गठबंधन बनाना स्टार्ट किया। अब वो गठबंधन के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे?
गठबंधन के लिए वो 3 जगह गए, 2 जगह गए, खुद तीसरे व्यक्ति थे। एक जो कि मुगल दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति था, उस वक्त मुगल एम्परर था शाह आलम सेकंड। ये मुगल एम्परर था, उस वक्त दिल्ली में बैठा हुआ था, छोटे से दिल्ली की टेरिटरी में बैठ के मौज कर रहा था, क्योंकि उसका पूरी तरीके से एम्पायर खत्म हो चुका था, बस नाम मात्र का मुगल एम्परर था। और दूसरा अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला, ध्यान दीजिएगा, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला दूसरे कैरेक्टर का नाम है, जो कि वो बंगाल का नवाब था, जो एलवर्दी खां के बाद नवाब बना था और जो कि बैटल ऑफ प्लासी में मारा गया था। जो सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था, यानी कि बंगाल का कहते हैं मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और खुद मीर कासिम। इसने अपना एक अलाइन बनाया, ट्राई अलायंस, और इसने कहा कि हमारी तीनों की सेनाएं जो हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ खड़ी होंगी और इनको हरा के वहाँ से भगा देंगे और अपने अपने पावर्स का शेयरिंग कर लेंगे, अपने अपने पावर को, क्योंकि इन तीनों के हित जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे, कि ब्रिटिश को ये तीनों चाहते थे कि हटाया जा सके। क्यों? क्योंकि ये तीनों परेशान थे, सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, तो अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए तीनों एक साथ आते हैं और कहते हैं कि चलिए एक बार प्रयास करके देखते हैं। उसी प्रयास का नाम जो है बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। एक बक्सर जो है, जो कि बंगाल में पड़ता है, जो कि बॉर्डर है बिहार का, बिहार का, वहाँ पर 1764 में बक्सर के मैदान पर एक वॉर होती है, जिसमें ये एक तरफ सुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, इसको हटा दिया गया था। इनकी 3 सेनाएं, तीनों की ज्वाइंट सेना, और दूसरी तरफ ब्रिटिश था। उस वक्त ब्रिटिश सेनाओं को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक है, इसको लीड कर रहा था और इसने इनको हरा भी दिया, यानी कि ब्रिटिश वहां भी जीत गए। और जब ब्रिटिशर्स वहां जीत गए तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में इनको कोई चैलेंज करने वाला व्यक्ति नहीं बचा, कोई ऐसा पावर नहीं बचा था पूरे ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में जो ब्रिटिश की पावर को चैलेंज कर सके। वो एक प्रकार से अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुके थे, अनडिस्प्यूटेड पावर बन चुके थे ईस्ट और नॉर्थ इंडिया के, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये जो ईस्ट और नॉर्थ इंडिया की जितनी पावर, बड़ी बड़ी पावर थी, सब एक साथ आए और लड़े, और बक्सर के युद्ध में 1764 में ये हार भी गए। और हारने के बाद फिर एक ट्रीटी हुई जो आपकी बुक में नहीं दिया है, आप जान लीजिए, इलाहाबाद ट्रीटी। और आपको जान के हैरानी होगी, इस ट्रीटी में अवध के नवाब सुजाउद्दौला को कह दिया गया कि उसके कहते हैं किंगडम को एनेक्सेस नहीं किया गया, उसको छीना नहीं गया, उसको ऐसे पकड़ रख दिया गया कि ठीक है तुम रहो, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मुझे तुम अपनी सेनाएं दोगी, मुझे अपने रेवेन्यू भी मांगा गया, क्योंकि उसने एज ए मुआवजे के तौर पे काफ़ी करोड़ रुपए, कितने पता नहीं कितना, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है, कुछ करोड़ रुपए ब्रिटिश ने उससे वसूले। शाह आलम को एज ए पपेट की तरफ रख दिया, कह दिया कि तुम यहीं बैठो, और कुछ पैसे तुम उनसे भी उन्होंने वसूला। और उसी के बाद आप देखते हैं 1765 में मीर जाफर डेथ कर जाता है, 1765 में मीर जाफर की डेथ हो जाती है। तब जो ब्रिटिश थे ये अपने आप को ऑफिशियली बिकम नवाब, देखिए यहाँ पे लास्ट हेडिंग लिखी हुई है ना, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, क्योंकि ये नवाब वर्ड जो दिया गया ये ब्रिटिश सही से बोल नहीं पाते थे नवाब, इसलिए इसमें जो बोलते थे वही लिखा गया नवाब, ठीक है। ये अपने आप को नवाब घोषित कर दिए, ठीक। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में आता है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन्होंने नवाब क्यों नहीं घोषित किया, खुद ही नवाब बन जाते, मगर इन्होंने एज ए मीर जाफर को बनाया। क्यों? क्योंकि इस वक्त कंपनी अपने आप को सिर्फ किसी झंझट में नहीं पड़ना चाह रहा था, वो सिर्फ किसी तरीके से प्रॉफिट ओरिएंट करना चाहता था। कोई व्यक्ति नवाब बन, और क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कहीं अगर हम विदेशी पावर हैं और अचानक में हम कहीं नवाब बन जाएं तो हो सकता है कि जो वहाँ की पब्लिक हमारे वर्सेस हो जाए, पूरा सब कुछ यूनाइट हो जाए हमारे वर्सेस और हमको वहाँ से भागना पड़ जाए। तो इसको देखते हुए वो नवाब डायरेक्ट से, यानी पावर को डायरेक्ट एक्वायर ना करके सामने एक व्यक्ति को खड़ा करके उसके पीछे सारी पावर वो खुद कंट्रोल कर रहे थे। मगर 1765 में जब मीर जाफर डेथ हो जाती है तो उन्हें कोई और ऑप्शन नहीं दिखता है और वो खुद भी अपने आप को वहाँ का नवाब। और एक चीज़ और होती है, 1764 के बैटल के बाद उन्हें दीवानी राइट्स मिल जाता है। कौन सा राइट मिल जाता है? दीवानी राइट। दीवानी राइट्स का मतलब होता है
टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू, यानी कि कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है। कहाँ कहाँ से कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है? हमको 3 प्रांत मिलते हैं, क्योंकि शाह आलम द्वितीय मुगल एम्परर था, अभी भी उसकी कुछ ना कुछ तो थी ही हैसियत। उसने बंगाल के साथ दीवानी वसूलने का अधिकार, प्लस बिहार उड़ीसा के साथ दीवानी वसूलने का अधिकार, और एक बिहार प्रांत, इन तीनों प्रांतों से उसने दीवानी राइट्स ले लिया, यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार, यानी कि कर वसूलने का अधिकार ले लिया। और जब आपको मैंने बताया था कि जब मैंने इसके पहले जब फिगर बनाया था प्री मॉडर्न टाइम में, कि वो ट्रेड जब करते थे तो ब्रिटेन और अदर यूरोपियन कंट्री से भर भर के सोना जहाज़ों में ले आते थे इंडिया में, और उन सोने और चांदी के सिक्कों को देकर सामान को खरीदते थे, और वही सामान ले जाकर यूरोप के अदर कंट्रीज में बेचते थे। अब जब यहाँ से उनको कर वसूलने का अधिकार मिल गया इन जगहों पर, तो जाहिर सी बात है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। जो ब्रिटेन और अपनी कंट्री से सामान इतना सोना लेके आते थे, अब वो सोना ले आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो कर यहाँ से वसूलेंगे उसी पैसे का इस्तेमाल यहाँ के सामान को खरीदने में करेंगे, और ठीक वही पैसा पहले उसको वसूलेंगे टैक्स के रूप में, फिर उससे वो सामान खरीदेंगे और उस सामान को ले जाकर यूरोप में बेचकर, यानी कि दोनों तरफ, यानी कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में, जिसे कहते हैं ना दोनों हाथ में लड्डू होना, ब्रिटिश उसी स्थिति में पहुंच गए थे। एक तो दीवानी राइट्स, कर वसूलने का अधिकार, अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुके थे पूरे ईस्ट और नॉर्थ इंडिया के, और दूसरी तरफ से उनको जो व्यापार करने के लिए जो पैसे लाने पड़ते थे ब्रिटेन से, सोना चांदी भर भर के अपने जहाज़ों में, वो भी अब नहीं ले आए, यानी अपने घर का भी पैसा बचा के रखे, ऊपर से यहाँ से पैसा वसूल भी रहे हैं, उसी पैसे से सामान भी खरीदे, उसी पैसे से बचा भी रहे हैं, और उसी सामान को ले जाकर बेच रहे हैं उसे, यानी कि हर तरीके से ब्रिटिश जो है पूरी तरीके से पैसे में लबालब थे। यानी कि जो कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो सामान को खरीदने के लिए इंडिया में जो पैसे वो ले आते थे ब्रिटेन से, इतना सोना चांदी, अब वो यहीं से वसूल रहे थे, क्योंकि जब कर वसूलेंगे तो जाहिर सी बात है सोने चांदी में ही वसूलेंगे, उसी पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर, यानी कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने आपसे 100 रुपये लिया, उस 100 रुपये से 50 रुपये से आपका सामान भी खरीद लिया, और 50 रुपये मैंने अपने ले भी लिए, और उसी सामान से 50 रुपये में जो आपसे सामान खरीदा उसको जाके मैंने 100 रुपये में बेच भी दिया किसी और को, यानी उससे 50 रुपये आपसे वसूला, प्लस आपका सामान भी मैंने लिया, यानी कि आपको तो कुछ नहीं मिला, आपको तो नेगेटिव में जा रहा, और मेरा दोनों तरीके तीनों तरफ से लाभ हो रहा। ब्रिटिश वही गेम खेलना स्टार्ट कर, और उसी के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे जब आगे के चैप्टर्स में कि धीरे धीरे अपनी पावर को एस्टेब्लाइज करते गए, कंसोलिडेट करते गए, अलग अलग सब्सिडरी अलायंस आप पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पढ़ेंगे, कैसे मैसूर को एक्वायर किया, फिर कैसे अलग अलग प्रांतों को एक्वायर किया, और धीरे धीरे पूरे इंडिया के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए और उन्होंने रूल किया। इसीलिए इसका नाम रखा गया ट्रेड टू टेरिटरी, कि एक व्यापारी कैसे एक साम्राज्य का निर्माता बन जाता है, कंपनी स्टेबलाइजेस पावर। तो आज बहुत अच्छे से मैंने आपको ब्रीफ किया है, आज की इस वीडियो में इतना ही आपके साथ होगा। नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये पहली वीडियो, हो सकता है कि 2 और वीडियो बने, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ब्रीफली और बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से समझा रहा हूँ। 2 वीडियो हो सकता है इस चैप्टर को फिनिश करने में और लगे। तो अभी इसी के साथ आज का चैप्टर, आज का वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके इस सब्सक्रिप्शन, आपके इस लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपका काफ़ी प्यार मिला है, और मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी हूँ, इसीलिए मुझे और अच्छा लग रहा है कि मैं और वीडियो बनाऊँ। क्योंकि अभी मई लास्ट में छुट्टियाँ हो जाएंगी स्कूल की, समर वेकेशन की, तो मैं आपके साथ रेगुलर आऊँगा। मुझे अलग अलग सब्जेक्ट पे पढ़ाना है, सोशल स्टडीज़ के और भी सब्जेक्ट्स को डील करना है। अभी ये हिस्ट्री डील किया हूँ, अभी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी डील करना है, पॉलिटी भी डील करना है, और भी क्लासेस को भी डील करना है। इसलिए आप प्लीज़ कहते हैं डीमोटिवेट मत होइएगा, आप लोग इंथुसियाज्म रहिएगा और सब्र करिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वीडियो आपका में बनेगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।